खबर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से, जहां अब से थोड़ी ही देर के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर ट्रिब्यूनल अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट के फैसले से पहले बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। ढाका की सड़कों पर आगजनी हो रही है, धमाके, पथराव और सड़क जाम की खबर आ रही है। और प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बड़े बड़े पेड़ गिराकर हाईवे जाम कर दिया है। प्रदर्शन को देखते हुए ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों में अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन ने हिंसक प्रदर्शनकारियों को देखते गोली चलाने का आदेश तक दिया है। ढाका में 2 बसों को आग के हवाले कर दिया गया। यूनिस सरकार ने हसीना पर हत्या, अपहरण से लेकर देशद्रोह के 225 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। और बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया है। सरकारी वकील जहां हसीना को मास्टरमाइंड बताते हुए मौत की सजा की मांग कर रहे हैं, दूसरी ओर हसीना के समर्थक इस मुकदमे को ही झूठा करार दे रहे हैं, बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। कई जगह हसीना की आवामी लीग पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। हसीना की पार्टी आवामी लीग ने फैसले से पहले 2 दिवसीय बंद का ऐलान किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर आगजनी की, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद अब फोर्सेस को उतारा गया है। राजधानी ढाका में कई इलाकों में लोगों ने हाथों में मशाल लेकर जुलूस निकाली। शेख हसीना पर आंदोलन रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करने का आरोप है। इसके साथ ही लीथल फोर्स के इस्तेमाल का ऑर्डर देने का भी आरोप लगा है। शेख हसीना पर अपहरण और सैकड़ों लोगों को गायब करवाने, जांच एजेंसियों पर दबाव करने और तमाम चीजें लगी हैं आरोप। हसीना ने इस पूरे केस को राजनीतिक साजिश बताया है। उनका तो कहना है कि ट्रिब्यूनल निष्पक्ष नहीं है और सभी आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं जो यूनिस सरकार की ओर से लगाया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं ढाका बांग्लादेश की, जहां पर इस वक्त सड़कों पर कोहराम मचा है। लोग मशाल लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम जो ये लोग हैं यूनिस सरकार के खिलाफ अब सड़कों पर उतरे हैं। और आज आपको बता दें बहुत अहम दिन है, क्योंकि बांग्लादेश की कोर्ट ये फैसला करेगी कि शेख हसीना पर ऊपर जो आरोप लगे हैं, उनके ऊपर जो करीब 1400 लोगों को हत्या करने का और साथ ही लीथल वेपन यानी कि हिंसक कार्रवाई करने का प्रदर्शनकारियों पर आरोप जो लगा है, उसको लेकर फैसला आने जा रहा है। शेख हसीना पर दरअसल मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में स्पेशल ट्रिब्यूनल अपना फैसला सुनाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री पर फैसले के बाद देश भर में हिंसा और बढ़ने की आशंका है। ऐसे में उपद्रव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी है। सरकारी वकील ने हसीना के खिलाफ 5 गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें हत्या, अपराध रोकने में नाकामी और मानवता के खिलाफ अपराध सबसे अहम है। हसीना 5 अगस्त 2024 को सत्ता से बेदखल होने के बाद से भारत में है। हसीना को फरार घोषित कर ट्रायल किया गया, जिस पर अब से थोड़ी ही देर में फैसला आएगा। और खबर यूपी से है, जहां पर एक बार फिर से ताबड़तोड़ एनकाउंटर से अपराधियों का कलेजा कांप गया है। 24 घंटे के अंदर 4 से 5 शहरों में खूंखार बदमाशों के खिलाफ यह मुठभेड़ हुआ है। यूपी के बुलंदशहर, प्रतापगढ़, सीतापुर और शाहजहांपुर में शातिर अपराधियों को घेरकर पुलिस ने एक्शन लिया है। अलग अलग शहरों में 10 से ज्यादा बदमाशों को दबोचा गया है। ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर पुलिस ने 5 बदमाशों को अरेस्ट किया। यूपी पुलिस और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीतापुर, प्रतापगढ़, बुलंदशहर में पुलिस ने सूचना के आधार पर पहले घेराबंदी की। रोके जाने पर बदमाशों ने पुलिस पर अटैक कर दिया। जवाबी कार्रवाई में तीनों जगह हाफ एनकाउंटर हुआ। तो बुलंदशहर में अरेस्ट हुई 4 बदमाशों में 2 को गोली लगी, तो वहीं प्रतापगढ़ में 2 बदमाशों को पैर में गोली मारकर पुलिस ने कंट्रोल किया। अब सीतापुर में भी पुलिस ने 2 बदमाशों को घेरा है। एक के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश अब की जा रही है। लेकिन इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से जो तमाम बदमाश हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनके होश उड़े हुए हैं। लेकिन बाबा के पुलिस यानी कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस लगातार इस वक्त यूपी में एनकाउंटर को लेकर सुर्खियों में है। अगली खबर भी मेरठ से है, जहां पर एनकाउंटर हुआ है। 3 वांटेड क्रिमिनल्स को पुलिस ने अरेस्ट किया है। हस्तिनापुर थाना एरिया में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाशों को घेरा था। बाइक सवार 3 बदमाशों ने पुलिस की घेराबंदी को देखकर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस का बैरियर तोड़कर बाइक सवार बदमाशों ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने पीछा किया और पुलिस की स्वाट टीम ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन में तीनों बदमाशों को अरेस्ट कर लिया है। बदमाशों के पास से बाइक, असलहा बरामद किया गया। तीनों बदमाशों पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। तीनों पर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। एक ही बाइक पर तीनों बदमाश किसी वारदात को ही अंजाम देने की फिराक से निकले थे। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया, तीनों को अरेस्ट कर लिया है। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने स्पॉट से हथियार और कारतूस भी बरामद किया है।
3 अज्ञात व्यक्तियों को जब रोकने का प्रयास किया गया शनिदेव मंदिर के पास, उनके द्वारा पुलिस पार्टी का बैरियर तोड़कर आगे भागा गया। संदेह होने पर पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया व उनके रोकने का पुनः प्रयास किया। इसमें उन्होंने 3 अज्ञात व्यक्तियों ने पुलिस पार्टी पर फायर खोल दिया, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस पार्टी ने भी उन तीनों व्यक्तियों पर फायर खोला। इसमें एक बदमाश जिसका नाम आकाश, जो कि ग्राम पाली का रहने वाला है, इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। वह 2 अन्य बदमाश जिनका नाम आदित्य व वंश है, इनको हिरासत में लिया गया है। ये तीनों वांछित चल रहे थे। इन तीनों के भी आपराधिक इतिहासों को देखा गया है, जिसमें कई मुकदमे पंजीकृत हैं। घायल को अस्पताल भर्ती कराया गया है उपचार हेतु व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एसटीएफ की टीम ने बड़ा एनकाउंटर किया है। घेराबंदी कर 5 शातिर बदमाशों को अरेस्ट किया गया है। इलाके से वांटेड अब्बास गाजी नाम के बदमाश के सीने में गोली मारी गई, गोली आर पार हो गई। गंभीर रूप से घायल बदमाश को इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया। बदमाशों की फायरिंग में पुलिस कांस्टेबल को भी गोली लगी है। पुलिसकर्मी का नाम प्रदीप चौहान है, उनका इलाज चल रहा है। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने पहले 2 बदमाशों को अरेस्ट किया। उन्हीं से हुई पूछताछ के आधार पर जाल बिछाया गया। 5 वांटेड बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश अब्बास गाजी की पुलिस को काफी लंबे समय से तलाश थी। आरोपी के पास से असलहा और 25,000 कैश मिला है। खबर है कि इनके साथ एक और बदमाश था जो अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। और पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 4 बदमाशों को दबोचा है। 2 बाइक पर ये चारों बदमाश क्राइम की वारदात को अंजाम देने निकले थे। तभी पुलिस टीम ने चेक पोस्ट पर चारों बदमाशों को घेर लिया। बदमाशों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने हमला कर दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को एनकाउंटर में घायल किया और पुलिस ने चारों बदमाशों को अरेस्ट कर लिया है। चारों बदमाशों पर पहले से ही आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एनकाउंटर स्पॉट से 2 अवैध पिस्टल, 2 बाइक और कारतूस बरामद हुआ है। 2 बाइक पर 4 व्यक्ति सवार थे, जिसको पुलिस पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। ये शातिर किस्म के अपराधी हैं। यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हुए लोगों की जेब काटकर उनके रुपए चुराने का काम करते हैं। इनके पास से चोरी किए हुए 12,000 रुपए, 2 तमंचे नाजायज एवं 2 बाइक बरामद की गई हैं। घायल को उपचार हेतु सीएससी भेजा गया है। वहीं प्रतापगढ़ में हाफ एनकाउंटर कर पुलिस ने 2 बदमाशों को अरेस्ट किया है। 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में वांटेड बदमाश आदित्य और दीपक के पैर में गोली मारकर पुलिस ने उन्हें दबोचा। दोनों बदमाशों के पास से पिस्टल, बाइक और दस्तावेज जब्त किए गए। ये बदमाश ज्यादातर बस और रेलवे स्टेशन पर ही लोगों को टारगेट करते थे। लूटपाट की घटनाओं में को अंजाम देते थे। ये पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अपराधी, एक आदित्य और एक दीपक, जो लखनपुर उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इसके बीच में मुठभेड़ हुई है। इन बदमाशों पे 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं और ये लोग भोले भाले पैसेंजर्स को जो ट्रेन और बस से आते थे, इनको अपना शिकार बना रहे थे। ये इनको बिठा के ले जाते थे अपना घर छोड़ने के का बहाना करके, और रास्ते में अपना सामान फेंक देते थे और कहते थे मेरा सामान खुद का लेते आओ, और इनका पैसेंजर्स का सामान लेके रफू चक्कर हो जाते। इस तरह की धोखाधड़ी का काम ये लोग लगातार कर रहे थे। ये मुठभेड़ में ये लोग घायल हुए हैं। इनसे तमंचा बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, और जिन लोगों के साथ इन्होंने घटना कारित करी है उनके आधार कार्ड और इन लोगों के बाकी डॉक्यूमेंट्स उनसे बरामद हुए हैं। और यूपी के सीतापुर में भी पुलिस ने एनकाउंटर में एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गोली लगने से यह बदमाश घायल हुआ है। घेराबंदी की गई तो अभियुक्त प्रांशु द्वारा भागने का प्रयास करते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिससे प्रांशु के पैर में गोली लगी और दूसरा अभियुक्त अंधेरे का लाभ लेकर भागने में सफल हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। अभियुक्त प्रांशु के पास से एक लूटी गई मोटरसाइकिल, एक लूट का मोबाइल और 1500 रुपये प्राप्त हुए हैं। साथ ही अभियुक्त के पास से एक तमंचा, साथ ही 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस प्राप्त हुए हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, ऐसे कितने सारे अपराधियों की लंगड़ी फौज तैयार कर दी है पुलिस ने?
मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा। उसका पीछे कारण जो है वो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीजीपी और एडीजी एलओ के साथ हर शाम को लगभग 10 बजे कानून व्यवस्था को लेकर के बैठक करते हैं और हर हफ्ते समीक्षा बैठक होती है जिसमें सभी रेंज के जो सीपीज होते हैं, एसएसपीज होते हैं, वो सारे लोग शामिल किए जाते हैं। उसी का नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। बात चाहे उन्नाव की हो, शाहजहांपुर की हो, मेरठ की हो, प्रतापगढ़ की हो या फिर बुलंदशहर की हो, पश्चिम से लेकर के पूर्वांचल और पूर्वांचल से लेकर के मध्य उत्तर प्रदेश में लगातार उत्तर प्रदेश का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। कोई भी अपराधी अगर अपराध कर रहा है तो यूपी पुलिस की जो गोली है वो उसका इंतजार कर रही है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में अगर बात कर लिया जाए तो पिछले 24 घंटों में 6 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जिसमें शाहजहांपुर में यूपी पुलिस की जो एसटीएफ यूनिट होती है उसको और लोकल पुलिस को अब्बास गाजी नाम के बदमाश को, जिसने ऊपर यह आरोप है कि उसने बाकायदा मंडी सचिव के साथ 3.5 लाख रुपए की लूट पिछले शुक्रवार को की थी और आज सोमवार का दिन है, यानी कि कल ही ये वारदात को अंजाम देने के बाद एक और वारदात को अंजाम देने की फराक था, जिस दौरान यूपी एसटीएफ ने इसकी घेराबंदी की और जब बदमाश को रोकने का इशारा किया गया अब्बास गाजी को तो उसने रिटेलिएट करते हुए पुलिस के ऊपर फायर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जब गोली चलाई है तो पुलिस के कांस्टेबल प्रदीप चौहान को भी गोली लगी है, अब्बास गाजी को भी गोली लगी है। अब्बास को इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया है। लेकिन अगर सारे उत्तर प्रदेश की बात किया जाए, खासतौर पर 6 जिलों का जिसका मैंने भी जिक्र किया, तो वहां उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार एक्टिव है और ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए उत्तर प्रदेश के सभी बदमाशों को उनके अंजाम तक यानी कि बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अभी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आमिर की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है। ब्लास्ट वाली i20 कार का मालिक है आमिर, उसकी पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया लगातार इस खबर पर हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में आमिर की पेशी के वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी करके रखी गई है और आप देखें यही वो i20 कार है जिसमें धमाका हुआ, जिसे डॉक्टर उमर चला रहा था और इस i20 कार का मालिक आमिर बताया जा रहा है। आतंकी उमर का ये मददगार कैसे साबित हुआ, कैसे ये कार अगर आमिर के नाम पर थी तो वो उमर तक कैसे पहुंची, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी एनआईए को तलाशना है। पटियाला हाउस कोर्ट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस कार में हुआ धमाका उसका मालिक आमिर इस वक्त एनआईए की गिरफ्त में और अभी उसकी कोर्ट में पेशी हुई है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यही वो गाड़ी है, पुलिस वैन है जिसमें आमिर को लाया गया है। i20 कार, सफेद रंग की वो गाड़ी जो रजिस्टर्ड थी आमिर के नाम पर और तस्वीरें जो सामने आई थी जिसमें डीलर से यानी कि सेकेंड हैंड गाड़ी जो खरीदी गई थी उस दौरान डीलर के साथ भी हाथ में चाबी लेता हुआ आमिर ही नजर आ रहा है। जब पॉल्यूशन चेक के लिए लिया गया था इस कार को तो उस वक्त भी आमिर नजर आया था। उसके बाद से लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। 10 तारीख को धमाका हुआ था, उसके बाद से यह पता लगाने की कोशिश हो रही थी गाड़ी किसकी है और पहले दिन ही यह साफ हो गया था कि आमिर नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। उसकी तस्वीर भी आ गई थी लेकिन वो मिल नहीं रहा था। इसके बाद लगातार जांच एजेंसियां उसको तलाशती रही, आखिरकार वो गिरफ्त में आया और आज उसकी पेशी हुई है। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया पटियाला हाउस कोर्ट से जुड़े हुए हैं। अतुल, वहां की हलचल दिखाएं, ताजा अपडेट्स बताएं। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए अब से कुछ देर पहले आमिर को जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब जैसे ही पटियाला हाउस कोर्ट में आमिर को पेश किया गया, पूरे जो गेट्स हैं पटियाला हाउस कोर्ट के वो सारे बंद कर दिए गए। अंदर जो है वो रेप्यूटेशन फोर्स, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस, वो तमाम जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद है और अब कोर्ट में पेश किया गया है। एनआईए की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा दिन का रिमांड, क्योंकि ये यूएपीए का मामला है और इसके अंदर 1 महीने तक का रिमांड जो है वो जांच एजेंसी यानी कि एनआईए को मिल सकता है। और ये आप देख सकते हैं सामने जो ये बस खड़ी है इसके अंदर ही आमिर को लेकर आया गया था और उसका जो चेहरा है, मुंह है, वो पूरे तरीके से ढका हुआ है और उसके बाद उसे यहां से कोर्ट के अंदर पेश किया गया है। तो आमिर वो एनआईए की पहली गिरफ्तारी जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ, लाल किले के बाहर जो गाड़ी के अंदर i20 ब्लास्ट हुआ, वो i20 कार जो कि आमिर के नाम पर थी और अब आमिर को गिरफ्तार करके जो एनआईए की टीम है वो पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पहुंची है। आमिर एक वो कड़ी की कैसे गाड़ी खरीदी, कैसे वो उमर के संपर्क में आया, कैसे ये पूरा जो टेरर मॉड्यूल है वो काम कर रहा था, कितने और डॉक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर पूरे जो कॉन्स्पिरेसी है वो इन्वॉल्व है। तो एक बड़ी गिरफ्तारी आमिर की हुई है जो कि एनआईए ने अपने केस के अंदर यानी कि यूएपीए के अंदर पहली गिरफ्तारी की है और अब जब आमिर को रिमांड पे लिया जाएगा उससे और तहकीकात की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। अतुल, लेकिन खुलासे इस पूरे जब ये धमाका हुआ था 10 तारीख को, उसके बाद ही आमिर का नाम सामने आ चुका था, तस्वीर आ चुकी थी। आखिरकार किस तरह से पुलिस इस तक पहुंची, आमिर तक? देखिए
आमिर जो है सबसे पहले जो फोटो आया था वो भी आमिर का सामने आया था, जिसके अंदर वो गाड़ी खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है और आमिर के नाम से ही गाड़ी थी, जो कि i20 कार। बाद में उमर जिसको ड्राइव कर रहा था, जो कि फरीदाबाद से लेकर आता है, दिल्ली के अंदर एंट्री करता है, लाल किले पर रुकता है, 3 घंटे पार्किंग के अंदर उमर रुकता है और उसके बाद वो गाड़ी लेकर जो है वो लाल किले के पास पहुंचता है, वहां पर गाड़ी के अंदर ब्लास्ट होता है। तो उमर जिसको सुसाइड बॉम्ब कहा जा रहा है कि किस तरीके से वो गाड़ी में ब्लास्ट करता है, i20 कार जो कि आमिर ने खरीदी थी, उमर को दी थी। तो आमिर के पास बहुत सारे राज है, कैसे ये पूरा जो ब्लास्ट है वो वहां पर हुआ, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, क्या ये ब्लास्ट बाद में होना था, पहले किया गया, क्योंकि जो जांच एजेंसियां हैं, जे.एंड.के पुलिस है, IB है, वो लगातार इस पूरे मॉड्यूल के पीछे लगी हुई थी और कई डॉक्टर्स जो है उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन उमर जो है वो लगातार बच रहा था, उसको जो जांच एजेंसियां है वो गिरफ्तार नहीं कर सकी थी और वो अपने जो उसको एक मिशन मिला था, जिस तरीके से वो लाल किले पहुंचता है, वहां पर ब्लास्ट करता है और उसके बाद अब आमिर की गिरफ्तारी, जैसा कि आमिर के परिवार वाले बता रहे थे कि पहले भी NIA ने उससे पूछताछ की थी, उसको छोड़ दिया था, लेकिन जो NIA के टॉप सोर्सेज है उनका यह कहना है कि आमिर वो शख्स है जिसके नाम पे गाड़ी खरीदी गई, उसको पूरा टेरर लिंक के बारे में जानकारी है, उमर को उसने गाड़ी जो है वो बेची और जाहिर सी बात है कि आमिर की गिरफ्तारी एक बहुत अहम कड़ी है। अब इस कड़ी के जरिए और बहुत सारी कड़ियां जोड़ी जाएंगी और यह पता लगाया जाएगा कि आखिरकार आमिर ने किस तरह से डॉक्टर उमर की मदद की थी और उनके साथ और कौन कौन से लोग थे, क्योंकि वही गाड़ी जो आमिर ने खरीदी थी उसका इस्तेमाल हुआ था दिल्ली धमाके में, जिसमें कई मासूमों की जान चली गई है, अभी भी कई लोग घायल हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब के फिरोजपुर से, जहां बदमाशों ने RSS नेता बलदेव राज के बेटे नवीन अरोड़ा की हत्या कर दी है। मर्डर के 2 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। शनिवार को नवीन जब अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था, इसी दौरान 2 बदमाशों ने उस पर अटैक कर दिया। हमलावरों ने नवीन के सिर में गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। बीच बाजार हुए मर्डर से लोगों में गुस्सा है। परिजन जल्द से जल्द इस मामले में एक्शन की मांग कर रहे हैं। मैं पापा जरा जाना बच्चों लेके, मैं क्या जाओ बेटा, बैठे ने कोई नहीं, असी गल्लां बातां करदे पे, कोई गल नहीं। और 5 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਲੜਕੇ ਦੌੜੇ ਆਏ ਨੇ यूको बैंक ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ, और गोली भी ऐसी मार के गए ने, मतलब नालों नाल ही कहते डेथ हो गई है उसकी। तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये CCTV में कैद हुई तस्वीर है। नवीन की हत्या के मामले में एक पोस्ट भी सामने आया है, वो भी आपको बता देते हैं। इस पोस्ट में खालिस्तान समर्थक संगठन शेरे पंजाब ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और पोस्ट में दावा किया गया है कि RSS के नेता के बेटे को हमने सुधार दिया है। अच्छा, कुछ तस्वीरें अब आपके सामने रख देते हैं। बिहार से तस्वीरें आ रही हैं। नीतीश कुमार गवर्नर के पास पहुंचे हैं, जाहिर है अपना इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल को। अब नई सरकार बनाने के लिए सारी जो तैयारियां हैं वो अब शुरू हो चुकी हैं और इन तैयारियों में से पहली तैयारी का चरण ही अमित ये है कि क्योंकि आप CM रहे, आपको पहले इस्तीफा देना होगा और फिर से CM पद की शपथ लेनी होगी। विधायक दल के नेता जब आप चुने जाएंगे, NDA दल के नेता जब आप चुने जाएंगे, तो फिर वो समर्थन का पत्र भी आपको राज्यपाल को सौंपना होगा। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर, जब गवर्नर से मिलने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और तो ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर नीतीश कुमार इस वक्त गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के साथ मुलाकात करेंगे और उनसे मुलाकात करने के बाद इस्तीफा देंगे। उसके बाद फिर एक और जो दौर आएगा वो होगा जहां पर समर्थन के साथ लेटर दिया जाएगा सभी विधायकों के। जब वो विधायक दल के नेता चुन लिए जाएंगे तो एक बार फिर से उन्हें फिर न्योता दिया जाएगा सरकार बनाने के लिए। और नीतीश कुमार, मुझे लगता है कि इस बारे में मुझे लगता है कि ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और 20 नवंबर देखिए, तारीख भी बिल्कुल तय है, जगह तय है। गांधी मैदान में ये ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये स्थान भी ऐतिहासिक है, ये जीत भी ऐतिहासिक है। नीतीश कुमार का लगातार निरंतर मुख्यमंत्री पद पर बने रहना ये भी ऐतिहासिक है। और मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, इससे भी जुड़ी जो खबरें हैं इंडिया टीवी लगातार आप तक पहुंचा रहा है। CM तय है, नीतीश कुमार होंगे। डिप्टी CM के तौर पर भी सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ही दोहराए जाएंगे या फिर बीजेपी के एक डिप्टी CM होंगे और एक किसी महिला नेतृत्व का भी चेहरा हम सामने देखेंगे। ऐसी भी कुछ संभावनाएं जरूर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि
ये महिलाओं के द्वारा दिलाई गई जीत है जो नीतीश की जाहिर सी जीत बात कही है। जा रही है। तो हो सकता है कि एक महिला चेहरे को भी रखा जाए बतौर डिप्टी सीएम, लेकिन जो फॉर्मूला वो तो तैयार हो चुका है मीनाक्षी, क्योंकि बताया गया कि 6 विधायक पर 1 मंत्री पद है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 16 मंत्री आ रहे हैं और उसी तरह से जेडीयू के खाते में 14 मंत्री पद आएंगे। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी के पास 3 मंत्री पद और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के पास 1-1 मंत्री पद आने जा रहा है। तो एक तरह से खाका पूरा तैयार है, अब चेहरों को फिट करना है। अब चेहरे कौन से होंगे, क्योंकि आप बिहार में गई थी तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर हुआ होगा कि किस तरह से चीजें बदल सकती है या नए चेहरों को जगह मिल सकती है। मंथन तो देखिए हुआ है और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है। जेपी नड्डा भी इस मीटिंग में मौजूद थे और जो बिहार के बीजेपी प्रभारी रहे धर्मेंद्र प्रधान वो भी मीटिंग के अंदर मौजूद थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें महत्वपूर्ण, हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपने के लिए जा रहे हैं और ये तस्वीर भी बड़ी ऐतिहासिक है। जितनी बार उन्होंने इस्तीफा सौंपा है उतनी बार जनता ने उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बना दिया है। जी हाँ, एक बार फिर यही होने जा रहा है, सिर्फ औपचारिकताएं हैं। और यहाँ ठीक मेरे पीछे की तस्वीर हम आपको दिखा दें, ये राजभवन है और यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। कैबिनेट की बैठक हुई पहले और उस बैठक में विधानसभा भंग करने की सिफारिश पर मुहर लगाई गई और उसके बाद नीतीश कुमार यहाँ पर इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं। अब इसके बाद फिर सरकार बनाने का दावा उनकी तरफ से किया जाएगा और फिर इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है जिसमें कि अलग अलग दलों की जो एनडीए के घटक दल हैं उनके विधायक दल की बैठक होगी, उनका नेता चुना जाएगा। फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नीतीश कुमार नेता चुने जाएंगे और फिर उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये लगभग ये तय है, इसमें कोई बहुत बदलाव नहीं होने जा रहा है और ये लगभग तय है। और अब तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो कह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की एक बार फिर से शपथ लेंगे। देखिए, तो मुखिया का चेहरा तो नीतीश नीतीश ही रहेंगे, लेकिन उनके साथ जो पूरी की पूरी टीम तैयार होगी, क्या उनमें कुछ नए चेहरों को हम देख सकते हैं? अगर पुराने चेहरे होंगे तो कौन रह सकते हैं, अगर नए होंगे तो कौन आ सकते हैं? जैसा कि मीनाक्षी ने भी कहा कि क्योंकि महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी रही है इस बहुमत को देने में, जनमत को देने में, तो क्या महिलाओं की ओर से भी किसी का चेहरा सामने रखा जाएगा? जी हाँ, ये संभावना है और इस बात की चर्चा हो रही है। चूंकि महिला वोटर की काफ़ी चर्चा हुई और ये साफ तौर पर दिखा भी मतदान केंद्रों पर जो महिलाओं की लंबी लंबी कतारें थी या फिर आंकड़ों में वोट प्रतिशत जो सामने आया है, महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे ने कमाल दिखाया है। तो इन सब बातों को देखकर ये कहा जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि महिलाओं को जो है बड़ी जगह भी मिले और एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाए। तो इस बात की चर्चा जरूर है कि डिप्टी सीएम में संभव है कि एक महिला हो, लेकिन अभी जाहिर है इस बारे में अंतिम रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। और फिलहाल मंत्रिमंडल का जो गठन होगा उसमें जातीय समीकरणों का भी निश्चित रूप से ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि तमाम चुनाव में हमने देखा है कि किस तरह से बिहार में चुनाव में जातीय समीकरणों की कितनी भूमिका होती है। और इस बार चूंकि बहुत बड़ी संख्या भी है, इतनी बड़ी संख्या है कि उसमें से ऐसे नेताओं को चुनना जो काफ़ी सीनियर भी रहे हैं और इसके बाद जातीय प्रतिनिधित्व भी हो जाए। पहली खबर तो यह है कि सरकार के गठन तक हम जानते ही हैं कि वही सीएम बने रहेंगे। इस्तीफा वो अपना सुपुर्द कर रहे हैं, 20 नवंबर को शपथ ग्रहण की तारीख भी है। तो एक मंथन तेजस्वी यादव भी अब करेंगे। इस हार के पीछे जिम्मेदारी किसकी है वो भी मंथन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।